आज के समारोह में मंच पर उपस्थित हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल सुखलाल जी, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य संगीता बलवन जी, कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कर रहे चीफ पैट्रन सीएमडी भारत एक्सप्रेस श्री उपेंद्र राय जी, विवेक सत्यमित्रा जी, केशव तिवारी जी, पूजा प्रेमवदा जी, संजीव गुप्ता जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी सम्मानित साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं देश विदेश से आए सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों का इस गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल सुखलाल जी तथा अनेक सम्मानित प्रवासी भारतीय भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है। गाजीपुर में भारतवंशियों के इस जमावड़े का ग्लोबल इंडियन फैमिली का गेट टुगेदर है, ऐसा मैं कह सकता हूं। मैं समझता हूं यह दृश्य पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देने वाला है कि भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत भी हम ही है। ये संदेश निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जाएगा। जिस देश को भारतवंशियों ने अपनाया, उसके प्रति उनकी अटूट निष्ठा रही है और अपनी मेहनत, योग्यता और ईमानदारी से उन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की है। इसलिए पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों का सम्मान और उन्हें आदर विशेष रूप से दिया जाता है। सेवा, संस्कार, अध्यात्म और सैकड़ों वर्ष पहले साहित्य की समृद्ध परंपरा को जीवंत रखते हुए भारतवंशियों ने साउथ अफ्रीका, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम जैसे दुनिया के अनेक देशों में चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए 1834 से 1917 के बीच गाजीपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों तथा बिहार और दक्षिण भारत से लाखों लोग सिर्फ अपनी परंपरा की गठरी लेकर अनजान जगहों पर पहुंचे थे। रामायण, गीता, कबीर, तुलसी और भजन यही उनकी मूल ताकत थी और उनकी रक्षा कवच भी यही था। उन संस्कारों ने कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी उन देशों में पूरे समुदाय के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि अपनी जड़ों से जुड़कर आप सभी अपने पूर्वजों के संघर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करने आज गाजीपुर की धरती पर पधारे हैं। मित्रों, अभी एक सप्ताह पहले मैं गाजीपुर के सुपुत्र डॉक्टर राही मासूम रजा के सम्मान में श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ था। गत वर्ष नवंबर में मुझे इसी माटी के सपूत श्री विवेकी राय जी के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष ही मई में श्री कुबेरनाथ राय जी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने भाग लिया था। मुझे लगता है कि इन सभी कार्यक्रमों में शामिल होना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तीर्थ यात्रा करने के बराबर है। चाहे वो राही मासूम रजा हो, विवेकी राय जी हों, कुबेरनाथ राय जी हों, और भी नाम लिए जा सकते हैं। सभी अपने आप में साहित्य के तीर्थ हैं। गाजीपुर को लौरी काशी भी कहा जाता है और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गाजीपुर साहित्य का ऊर्जा क्षेत्र है पूरे देश में। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गाजीपुर पूरा संसार है।
अनेक लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि जन्मों जन्मों की तपश्चर्या से मुक्ति उपलब्ध होती है। मैं समझता हूं कि मेरे लिए तपश्चर्या की ठोस भूमि गाजीपुर है। गाजीपुर एक अलिखित शास्त्र है जिसे पढ़ने के लिए भाषा नहीं, मन के तारों को छूना पड़ता है। गाजीपुर मन से मनातीत की यात्रा भी है। आप इसका इतिहास देखिए। साहित्यकारों, साधुओं, मनीषियों ने इसकी मिट्टी में जो पाया उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम किया। गाजीपुर अस्तित्व का एक अलौकिक मंच है जिसमें साहित्य के शब्द, नृत्य की गति, गीत संगीत के सुर, ताल संगम और क्रांतिकारी विचारों के भाव, ये सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस संगम के किनारे श्वास श्वास का गीत ही मेरे लिए गाजीपुर है। मैं मानता हूं कि गाजीपुर भारतवर्ष का एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसमें समय समय पर चेतना के अनेक फूल खिलते रहे हैं और एक से बढ़कर एक विभूतियों की खुशबू ने समाज में, प्राणों में वसंत ऋतु को उतारने का काम यहाँ किया है। मेरे लिए उस चेतना की सुवास ही गाजीपुर है। गाजीपुर में संस्कारित करने की क्षमता है। यहाँ की वाणी गंगा है और गंगा माता इसके प्राणों की शुद्धि भी है। मित्रों, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि हर एक इंसान की यात्रा वर्तुलाकार होती है, वह एक परिधि पर चलता रहता है, लेकिन जिस दिन वह उसके केंद्र पर पहुंच जाता है उस दिन सही मायने में जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। गाजीपुर में आकर बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता है और द्वैत खो जाता है। वो अस्तित्व के साथ एक रंग हो जाता है और उसकी झलक विवेकी राय जी की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सोना माटी में विवेकी राय जी ने अपने पात्र की चर्चा करते हुए लिखा भी कि वो अस्तित्व के साथ एक हो गए हैं तथा अपनी कविताएं पेड़ों को, फूलों को, चिड़ियों को एवं आसमान के तारों को सुनाया करती है। मेरे लिए गाजीपुर इस अद्वैत भाव का प्रवेश द्वार है। यह आंतरिक रिक्तता को भरने का माध्यम है तथा तर्क से परे स्वयं की पूर्णाभिव्यक्ति का माध्यम भी है। आज उसी गाजीपुर से समाज को जागृत करने के लिए लेखक और चिंतक अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इससे सामाजिक प्रगति और वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मैं मानता हूं कि साहित्यकारों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि समानता, न्याय और भाईचारे जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हुए सामाजिक प्रगति और एकता को मजबूत बनाएं। और मुझे विश्वास है कि सम्मेलन में निश्चित रूप से जो अमृत निकलेगा उससे इन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल विभिन्न विचारों और संस्कृतियों के मेल से सामाजिक दायित्व, सामुदायिक भावना और सकारात्मक सोच को सशक्त बनाने में मदद करेगा। मित्रों, कुबेरनाथ राय जी ने अपने एक लेख में लिखा था कि साहित्य और वांग्मय से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह मानसिक समृद्धि है, मानसिक स्वास्थ्य है और मानसिक संस्कृति भी है। वह मानते थे कि साहित्य हमारे मन की निरंतर चिकित्सा करता रहता है और उसमें निरंतर प्राण बीज उगते रहते हैं। मैं मानता हूं कि साहित्य के बिना समाज जिंदा तो रह सकता है, लेकिन समाज के प्राणों में प्रफुल्लता नहीं रह सकती। साहित्य के बिना समाज चल तो सकता है, दौड़ भी सकता है, लेकिन उसका दम फूल जाता है, क्योंकि साहित्य के बिना समाज शक्तिहीन हो जाता है। साहित्य से समाज को ताकत मिलती है और वह नए विचारों, नए चिंतन, नए सृजन, नए कल्पना की ताकत होती है। वास्ता, नवीनता और भावनाओं की गहराई की असली ताकत है। साहित्य का प्रयास होता है कि समाज ठहरा हुआ पोखरा न हो, बल्कि समाज एक गतिशील नदी की तरह हो। साहित्य एक समन्वय है। वह प्रयागराज की तरह है जहाँ अलग अलग विचारों की नदियाँ आकर एक साथ मिलती हैं और हमारे अस्तित्व, हमारी आस्था,
हमारी यात्रा को वास्तव में अर्थ प्रदान करती हैं। तभी तो संत कबीरदास ने लिखा कि भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणों लौ लीना रे, साधन के रसधार में रहे निर्दिन पीना रे, राग में सूरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। भक्ति का मार्ग सूक्ष्म यानी जीना है, वह चाहना और न चाहना ये बेकार है। केवल ईश्वर के चरणों से लौ जड़ लगाई जाती है और भक्त अपनी साधना की रफ्तार में हर वक्त डूबा रहता है तथा उसके राग में ऐसा रचा बसा रहता है जैसे मछली पानी में बसती है। इसी तरह साहित्यकार और विचारक भी चिंतन की नदियों में सदैव रचे बसे रहते हैं। भक्ति की तरह साहित्य साधना का भी मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और जिससे साहित्यकार को सत्य को उजागर कर पाते हैं और समाज की समझ को बढ़ावा देते हैं। इतिहास गवाह है, समाज के सामने समय समय पर अनेक चुनौतियां और जटिलताएं भी हैं जिनका सामना करने के लिए साहित्यकार और विचारक नए दृष्टिकोण पैदा करते रहे हैं तथा नए मानदंड भी तैयार करते रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो ऋग्वेद में कहा भी कि हृदय पश्यन्ति मनसा विपस्थिता, अर्थात ज्ञानी जन मन और हृदय से इन तीनों से देखते हैं। मैं मानता हूँ इसके पीछे शायद सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया होगा कि विचारक एवं लेखक की संस्कृति, ये विचारक और लेखक संस्कृति को आकार दें तथा समाज में आपसी संवाद की प्रेरणा लोगों को प्रदान करें। लेखक मन और हृदय की आंखों से देख कर ही सत्य जैसा है उसे ज्यों का त्यों और उसी तरह समाज के सामने वो रखता है। मैं समझता हूँ कि समावेशी विकास के दृष्टिकोण से भी उनका प्रयास होता है कि सत्य, संस्कृति और संवाद ये तीनों मिलकर प्रगति को नई गति प्रदान कर सकें। साहित्य की अलग अलग विधाओं, कहानी, कविता, शायरी, निबंध, इन सभी का उद्देश्य एक ऐसा असीम कैनवस तैयार करता है जिसमें राष्ट्र के अनुभव को समेटा जा सकता है और समाज की सांस्कृतिक स्मृति को संरक्षित करते हुए उसका प्रसार भी किया जा सकता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा भी कि कवि आपन पार गाने जतो कथा कहे, नाना जने लहे तार नाना अर्थ टानी, तोमा पाने धाय तार शेष अर्थ खानी। अर्थात कवि अपने गीतों में जितनी बातें कहता है नाना जन और उसके नाना अर्थ ग्रहण करते हैं, किंतु उसका अंतिम अर्थ तो तुम्हारी ओर धावित होता है। सांस्कृतिक स्मृति को संरक्षित रखते हुए साहित्यकारों, विचारकों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि उसमें साझा समझ कैसे शामिल हो ताकि हमारी परंपरा और चिंतनशील बन सके। संत तुलसीदास ने भी लिखा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर कर काभूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तुलसीदास जी ने समानता के आदर्श को स्थापित करते हुए ये बात कही थी कि श्री राम के राज्याभिषेक पर तीनों लोग प्रसन्न थे और सभी दुख समाप्त हो गए थे, मिट गए थे। कोई भी किसी से वैर नहीं करता था क्योंकि राम के प्रताप से सभी की विषमता और भेदभाव ये पूरी तरह समाप्त हो गए थे। उन्होंने नैतिक उत्थान पर बहुत बल दिया था ताकि समाज अपनी एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान विकसित कर सके। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक साहित्यकार, लेखक, कवि, चिंतक जब अपने शब्दों को आकार देता है तो दरअसल वह एकता, सामाजिक न्याय और प्रगति से जुड़े हुए चिंतन को ही आकार दे रहा होता है और अपने सृजन के माध्यम से वह राष्ट्र निर्माण में योगदान भी करता है। विवेकी राय जी ने 1956 में किसानों का देश एक पुस्तक लिखी थी। ग्रामीण जीवन पर इससे बेहतर पुस्तक दूसरी खोजनी बड़ी मुश्किल है। तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा भी कि पतन चाहे जितना हुआ हो परंतु गांव के जवानों में अभी भी
असंभव को संभव कर देने की पूरी शक्ति मौजूद है। विवेकी राय जी ने गांव की सिधाई और सुमति की बहुत चर्चा की और अपनी सच्चरित्र, मेहनत कश और मूल्यों को अपनी लेखनी से उभारने का काम भी किया है। उन्होंने सुमति को बढ़ावा देने की बात कही, क्योंकि सुमति ही सच्चे सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं समझता हूँ इसमें भी साहित्यकार का योगदान सबसे ऊपर होता है। सुमति, सद्बुद्धि, सम्मति इस सबके लिए आवश्यक है कि समाज में साहित्य की परंपरा जीवंत रहे। उस जीवंतता की वजह से ही लेखक और चिंतक राष्ट्र के मूल्यों, उसके इतिहास और उसकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दे पाते हैं। मैं मानता हूँ कि भारत में आज एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है जो लेखकों और चिंतकों को निश्चित रूप से प्रेरित कर रहा है। समाज में न सिर्फ उसके गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएं आप, बल्कि हमारे मस्तिष्क में गहरे घर कर गई गुलामी की मानसिकता से भी मुक्त कराने में आप सब योगदान दें। ये विनम्र आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 2022 में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण देशवासियों को दिए थे। पहला विकसित भारत, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, तीसरा विरासत पर गर्व, चौथा एकता और एकजुटता और पांचवा नागरिकों के बीच कर्तव्य बोध। यह आह्वान भारत के अमृतकाल के लिए देश को एक नया संकल्प देने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र हम बना सकें। इन 5 संकल्पों की सिद्धि में मैं मानता हूं कि लेखकों और चिंतकों को भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की आज आवश्यकता है। डॉक्टर राही मासूम रजा ने अपनी एक रचना के माध्यम से एक बात कही थी और मैं उद्धृत करना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की किस्मत में हिस्ट्री, इतिहास है ही नहीं। मुझसे अंग्रेजों की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़वाई जा रही है और पता नहीं हिंदुस्तान की हिस्ट्री कब लिखी जाएगी। साथियों, मैं समझता हूं कि दशकों के बाद यह अवसर आज उपलब्ध हुआ है जब हिंदुस्तान अपना इतिहास खुद लिख रहा है और हिंदुस्तान के पास वो क्षमता है कि वो लिख सकता है। यही नहीं, कई दशकों तक, कई पीढ़ियों तक जो कुछ गलत इतिहास पढ़ाया गया, जिन तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, उन्हें भी दुरुस्त किया जा रहा है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि द्रुत गति से उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निजी तौर पर मैं मानता हूं कि सही इतिहास राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इतिहास का सही लेखा जोखा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हम सभी को सामूहिक स्मृति, साझा संस्कृति, साझी परंपरा, साझी विरासत और राष्ट्रीय पहचान का बोध कराता है और राष्ट्र निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है। आज यहाँ गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जो साहित्यकार, विद्वज्जन उपस्थित हैं, जो भारतवंशी उपस्थित हैं, वो इसे बेहतर समझ सकते हैं। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में अनेक लेखकों ने इतिहास के अलग अलग कालखंड, अलग अलग घटनाक्रम का सही विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसे मैं नई पीढ़ी पर, विशेष रूप से युवा साहित्यकारों पर या युवा वर्ग पर बहुत बड़े एहसान के रूप में देखता हूँ। वह सिर्फ गौरवशाली भारत के अतीत को नहीं देख रहे हैं, बल्कि युवा वर्ग अब ये समझ रहा है कि अतीत में हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की थीं, कैसे एक समय में विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का नेतृत्व करने वाला भारत लंबे समय तक गुलाम रहा। यहाँ सभी प्रतिष्ठित लेखक, चिंतक और विद्वान बैठे हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि तमाम ऐसी रचनाएं लिखी गईं जिन्होंने भारत के मनोबल को तोड़ने का काम किया। हमारी विरासत कितनी समृद्ध है उसकी चर्चा शायद कम हुई, बल्कि लोग वही सवाल पूछते थे जो राही मासूम रजा ने पूछा था कि हिंदुस्तान अपना इतिहास कब लिखेगा। आज भारत एक समृद्ध इतिहास लिख रहा है। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और
2 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। भारत इनोवेशन सेक्टर में एक महाशक्ति बन के उभरा है। वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सक्रिय सबसे पावरफुल देशों में से आज भारत एक है। आज हमारे पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या 111 हो गई है। माने विश्व के हर 10वें यूनिकॉर्न में एक यूनिकॉर्न भारत में है, और जिसका टोटल वैल्यूएशन अगर मैं करूं तो $350 बिलियन है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। युवा उद्यमियों की भागीदारी से मध्यम वर्ग का दायरा भी बढ़ा है, और वर्तमान में कुल जनसंख्या का 31% आज हमारा मध्य वर्ग हो गया है। आज विश्व में टैलेंट्स, या यूं कहें कि स्किल्ड मैन पावर का सबसे बड़ा सप्लायर आज भारतवर्ष है, और अगले 10 वर्षों में दुनिया की टोटल वर्कफोर्स में भारत का हिस्सा मैं उम्मीद करता हूं कि 25% से ज़्यादा होने वाला है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं 2030 तक भारत की वर्किंग एज वाली जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो जाएगी। भारत में मोबाइल फ़ोन यूजर्स का सबसे बड़ा बेस है। भारत में इंटरनेट से जुड़ी कुल आबादी 627 मिलियन है, जो अमेरिका की पूरी आबादी से लगभग दुगनी है। डिजिटल भुगतान में भारत आज दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया भर में सभी डिजिटल लेन देन का 46% ट्रांजैक्शन आज हमारे देश में हो रहा है। आज भारत 95% से आज भारत का 95% से अधिक हिस्सा 5G कवरेज से युक्त है। आज विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत निवेश कर रहा है। 1500 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने वैश्विक क्षमता केंद्र भारत में स्थापित किए हैं। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो भारत की ताकत को भी प्रदर्शित करते हैं और हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं। इसका सही स्वरूप समाज तक पहुंचे, इसकी भी जिम्मेदारी लेखकों और चिंतकों पर है। मेरे विचार से आज या कल की चर्चा में जरूर आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमें कुछ लक्ष्य भी तय करने होंगे, और लक्ष्यों को तय करके उन लक्ष्यों पर कैसे हम आगे बढ़ें, इस पर विचार करने की जरूरत है। मेरे दिमाग में जो बातें आ रही हैं उनका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। मेरे विचार से 10 ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिसे तय करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। ज्ञान और सटीक इतिहास का संरक्षण, समाज में नैतिक मूल्यों का प्रसार, सामाजिक परिवर्तन को और तेज गति से आगे बढ़ाना, अलग अलग विचारधाराओं, विविध दृष्टिकोणों के बीच एक सेतु का निर्माण करना, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो रही प्रगति को और प्रेरित करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत बनाना और साझा विरासत पर आमजन के बीच गर्व की भावना पैदा करना, व्यक्ति और समाज को नई खोज, नए विचार के द्वारा ताकतवर बनाना, भावनात्मक एकता को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी और जन भागीदारी पर आधारित सुशासन को प्रमोट करना। मैं समझता हूँ ये 10 लक्ष्य दरअसल 10 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। विचारकों और लेखकों को योगदान से देश और विश्व अधिक जागरूक और अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों और विशेष रूप से उन भारतवंशियों का जो बाहर से आए हैं अभिनंदन करता हूँ। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल के विभिन्न सेशंस के लिए मैं अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं लगभग अधिकांश लोगों के नाम से परिचित हूँ, बड़े साहित्यकार हैं। अब एक का नाम लूँगा तो कई का लेना पड़ेगा, इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के बाद हमारे छोटे भाई संजीव गुप्ता जी की पुस्तक का एक विमोचन भी। बनारस से यहाँ आते समय सरसरी तौर पर उनकी पुस्तक मैंने देखी, पूरी तरह से पढ़ नहीं सका हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि संजीव कुमार गुप्ता की भोजपुरी कहावतों की दुनिया
मात्र कहावतों का संग्रह नहीं है। यह सांस्कृतिक संरक्षण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और समकालीन सामाजिक विवेचना का एक तीक्ष्ण उदाहरण है। यह दस्तावेज पुस्तक की विशिष्ट संरचना, लोक ज्ञान के विशाल भंडार और लेखक के उस गहरे व्यक्तिगत संकल्प को भी विश्लेषित करता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने भोजपुरी भाषा को पुनर्जीवित करने और दस्तावेजित करने का काम किया है। यह कृति लंबे समय, लगभग 12 वर्षों की साधना का परिणाम है, जिसका उद्देश्य केवल अतीत को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि उस कालजयी बुद्धि को वर्तमान की चुनौतियों से जोड़े रखना है। मैं संजीव गुप्ता को इस पुस्तक के लिए हृदय से बधाई और आशीर्वाद देता हूं। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।